सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम हर मोर्चे पर हावी नजर आई। स्कोर देखकर तो कोई भी कहेगा कि न्यूजीलैंड को मतलब सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और यहीं पर कहानी का पहला ट्विस्ट आता है। जब कोई टीम इतने बड़े अंतर से जीतती है तो हम मान लेते हैं कि सब कुछ सही हुआ होगा, लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि नतीजा और प्रक्रिया ये दो अलग अलग चीजें हैं। नतीजा भारत के पक्ष में था, बिल्कुल था, लेकिन मैच की प्रक्रिया में कई ऐसी दरारें थीं जो किसी और दिन किसी छोटे स्कोर वाले मैच में हार की वजह बन सकती थी। अंतिम स्कोर जितना आरामदायक दिख रहा है, सच कहूं तो मैच उतना था नहीं। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। 238 रन बनाने के बाद क्या टीम को यह हक नहीं मिलता कि वो फील्डिंग में थोड़ा रिलैक्स कर जाए? जब आपको बताए कि सामने वाली टीम को 12 रन प्रति ओवर बनाने हैं, तो क्या एकाग्रता में थोड़ी कमी आना स्वाभाविक नहीं है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है और यही मानसिकता की असली लड़ाई है। सैद्धांतिक रूप से तो आप सही कह रही हैं, लेकिन क्रिकेट में और खासकर T20 फॉर्मेट में आदतें बहुत जल्दी बनती हैं और बिगड़ती हैं। अगर आप आसान मैचों में ढीली फील्डिंग करने की आदत डाल लेते हैं तो बड़े और दबाव वाले मैचों में अचानक से उस आदत को बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक अनुशासन का मामला है। अच्छी टीमें मैच की स्थिति चाहे जो भी हो अपने स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं आने देती, और स्रोत के मुताबिक भारतीय टीम ने उस दिन अपने फील्डिंग स्टैंडर्ड्स के साथ काफी समझौता किया। ठीक है, तो चलिए उन गलतियों की बात करते हैं जिन पर ये पूरा विश्लेषण टिका है। स्रोत बताता है कि इस एक मैच में टीम इंडिया ने 3 कैच छोड़े और रनआउट के 2 बेहद अहम मौके गंवाए। T20 में 5 मौके देना तो एक तरह से अपराध जैसा है। और सबसे बड़ा नाम जो इसमें सामने आता है वो है ग्लेन फिलिप्स का। हाँ, ये वाला पल तो मुझे भी याद है। फिलिप्स तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, 41 रनों पर थे, और संजू सैमसन ने रनआउट का एक ऐसा मौका गवा दिया जिसे स्रोत ने इतना आसान बताया है कि कोई भी हैरान रह जाए। संजू सैमसन, मतलब वो तो अपनी फिटनेस और शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, उनसे ऐसी चूक। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ रनों पर नहीं होता। सोचिए उस गेंदबाज के बारे में जिसने अपनी योजना के मुताबिक बल्लेबाज को फंसाया, एक मौका बनाया और वो गवा दिया गया। उसका मनोबल गिरता है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज को जब ऐसा जीवनदान मिलता है तो वो और भी निडर होकर खेलने लगता है। उन्हें लगा कि आज मेरा दिन है, और देखिए उन्होंने 78 रन बनाए, मतलब जीवनदान के बाद 37 रन और जोड़े। ये 37 रन किसी करीबी मैच में हार जीत का फैसला कर सकते थे। और ये कहानी सिर्फ फिलिप्स पर ही खत्म नहीं हुई। मार्क चैपमैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो सिर्फ 16 रन पर थे तो रिंकू सिंह ने उनका एक सीधा कैच छोड़ दिया। रिंकू सिंह, जिन्हें आजकल भारतीय टीम के सबसे सुरक्षित फील्डर्स में से एक माना जाता है, चैपमैन ने भी बाद में 37 रन बना डाले। अब आप पैटर्न देखिए, 2 अलग अलग सेट बल्लेबाज, दोनों को जीवनदान मिला, दोनों ने उसका पूरा फायदा उठाया। अगर ये दोनों विकेट समय पर मिल जाते तो न्यूजीलैंड की टीम शायद 150-160 पर ही सिमट जाती। तब हम इस जीत को और भी बड़ी और प्रभावशाली मानते। लेकिन इन गलतियों ने विरोधी टीम को मैच में बने रहने का मौका दिया, भले ही वो अंत में चूक गए। ये छोटी मोटी गलतियां नहीं थी, ये मैच का रुख बदलने वाले पल थे जो भारत के पक्ष में नहीं गए। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, है ना? स्रोत के अनुसार गलतियों की ये झड़ी तो पारी की शुरुआत से ही लग गई थी। तीसरे ही ओवर में टिम रॉबिन्सन क्रीज से बाहर थे और ईशान किशन स्टंप्स पर सीधा थ्रो नहीं मार पाए। एक शुरुआती विकेट किसी भी रन चेज में टीम को बैकफुट पर धकेल देता है। वो मौका भी गया। और डैरिल मिचेल का मामला तो और भी अजीब है। उन्हें तो एक नहीं 2 बार जीवनदान मिले। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शानदार फॉर्म में है। पहले 16वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने उनका कैच टपकाया, तब वो सिर्फ 4 रन पर थे। फिर 19वें ओवर में ईशान किशन ने भी उन्हीं का कैच गिरा दिया। मैं मानती हूँ कि 19वें ओवर तक मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका था, लेकिन ये रवैया, ये क्या दिखाता है? गलती कोई एक खिलाड़ी करे तो आप कह सकते हैं कि उसका दिन खराब था, लेकिन जब संजू सैमसन, रिंकू सिंह, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ये सभी खिलाड़ी जिनमें से कई अपनी अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, एक ही मैच में एक ही तरह की गलतियां करें, तो ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी टीम की समस्या की तरफ इशारा करता है। ये एक सामूहिक चूक थी। अच्छा, और स्रोत इस बात को पिछली वनडे सीरीज से भी जोड़ता है जहां भारत को हार मिली थी और वहां भी फील्डिंग एक कमजोर कड़ी बनकर उभरी थी। तो मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं बल्कि एक दोहराई जारी समस्या है। हाँ, और जब एक ही गलती बार बार हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसे एक पैटर्न के तौर पर देखना पड़ता है और उसकी जड़ तक जाना पड़ता है।
238 रनों के स्कोर ने इस बार इस पैटर्न को छुपा लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, और वो तस्वीर 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से थोड़ी डरावनी लगती है। आर्टिकल इसे सीधे सीधे एक खतरे की घंटी कहता है। ये जीत एक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में दांव बहुत ऊंचा होता है। एक द्विपक्षीय सीरीज में आप एक रेस हारकर भी मैराथन जीत सकते हैं, वापसी का मौका होता है। लेकिन वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच एक 100 मीटर स्प्रिंट की तरह है। एक बार फिसलें तो खेल खत्म, वहां दूसरी गलती का कोई मौका नहीं मिलता। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े टूर्नामेंट एक छूटे हुए कैच या एक चूके हुए रनआउट की वजह से हारे गए हैं। और आजकल की T20 क्रिकेट में तो ये और भी ज्यादा मायने रखता है, जहां हर एक रन की कीमत है। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर आजकल क्रिकेट जगत में बहुत चर्चा हो रही है। T20 क्रिकेट का एक नया विरोधाभास। टीमें ऐसे विस्फोटक पावर हिटर चुन रही हैं जो 10 गेंदों में मैच का पासा पलट सकते हैं, और कभी-कभी उनकी फील्डिंग की कीमत पर यह समझौता कर लिया जाता है। सोच ये होती है कि ये बल्ले से इतने रन बना देंगे या बचा लेंगे कि फील्डिंग की छोटी मोटी कमी छिप जाएगी। सवाल यह है कि क्या भारत भी अनजाने में उसी जाल में फंस रहा है? ये तो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। तो आप कह रहे हैं कि शायद टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी को इतनी तवज्जो दी है कि टीम संयोजन में फील्डिंग को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, या ये खिलाड़ियों की अपनी एकाग्रता की कमी है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप पर सवाल उठाता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि टीम इस विभाग में मजबूत रहे और ये स्टैंडर्ड सेट करे। आर्टिकल पूछता है कि क्या टूर्नामेंट से पहले इस कमजोरी को दूर किया जा सकता है? यह एक जायज सवाल है, क्योंकि जब इतने सारे खिलाड़ी एक ही तरह की गलतियां कर रहे हैं तो ट्रेनिंग और अभ्यास के तरीकों पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और आर्टिकल का अंत तो एक बहुत ही सीधी और मजबूत चेतावनी के साथ होता है। वो लिखते हैं कि जो टीम अपने घर में वर्ल्ड कप खिताब जीतने की सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रही है, उसे सिर्फ इस एक कमजोरी की वजह से ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े मैचों में दबाव के क्षणों में आपकी तकनीक से ज्यादा आपकी आदतें काम आती हैं, और अगर आपकी आदतें ढीली फील्डिंग की हैं तो दबाव में सबसे पहले वही बिखरती हैं। एक अच्छी फील्डिंग यूनिट न सिर्फ 15-20 रन बचाती है, बल्कि वो गेंदबाजों का हौसला भी बढ़ाती है और विरोधी टीम पर लगातार एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखती है। तो हमने शुरुआत एक शानदार 48 रनों की जीत से की थी, और चर्चा खत्म हो रही है वर्ल्ड कप खिताब पर मंडराते खतरे पर। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। सतह पर जो एक तरफा जीत दिख रही थी, उसके नीचे कई ऐसी दरारें हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। इससे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि क्रिकेट में उत्कृष्टता सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं आती। इसे हमेशा क्रिकेट का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, और अगर आपका एक स्तंभ कमजोर हो तो पूरी इमारत कभी भी ढह सकती है, खासतौर पर जब तूफान यानी बड़े मैच का दबाव सबसे तेज हो। और ये एक तरह से टीम के अनुशासन और उसकी मानसिक मजबूती का भी प्रतीक है। अगर फील्डिंग में ढिलाई है तो ये कहीं ना कहीं टीम की मानसिकता पर भी सवाल उठाता है कि क्या वो हर पल हर गेंद पर 100% केंद्रित है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है, जिसे स्रोत ने सीधे तौर पर नहीं पूछा, पर उसकी बातें उस ओर इशारा करती हैं। आज के T20 क्रिकेट के व्यस्त और बेहद तनावपूर्ण माहौल में, जहां हर गेंद एक इवेंट है, क्या मैदान पर होने वाली ये चूकें सिर्फ मानवीय भूलें जिन्हें खेल का हिस्सा मानकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर ये खिलाड़ियों की एकाग्रता, उनकी फिटनेस या फिर अभ्यास के तरीकों में किसी गहरी और प्रणालीगत समस्या का संकेत है, जिसका वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले गंभीरता से मूल्यांकन करने की सख्त जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो टीम मैनेजमेंट को खुद से पूछना होगा।